ऑब्जेक्टिव केस में थे, ठीक है। पीसी हम लोग पढ़ लिए थे और आज ऑब्जेक्टिव केस में है। तो केस में कौन पढ़ेंगे? ओसी। चलो लिखो सभी, ऑब्जेक्टिव केस, और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? ओसी, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ओसी। चलो ओसी को समझ लेते। देखो जितना भी दुनिया में ओसी है, ओसी इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस इज इक्वल टू ओसी एंड ओसी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट, यानी ओसी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओसी। तो बाद में हम इसको लिखा देंगे, अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। बराबर इसका शॉर्ट नाम क्या लिखे? ओसी, ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी नाम बगल में लिख सकते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। अब ये ओसी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो ओसी का डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसको। पहले देखते हैं कि ओसी का ऑब्जेक्टिव क्या चीज होता है, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव केस समझ लो, फिर लिखा रहे। कर्ता समझ चुके थे हम लोग, सब्जेक्ट जान चुके थे। तो कर्ता जिस काम को करता हो, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस काम को भी करता हो उस काम का किसी न किसी पर फल पड़े। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, तो आई राइट, समझ लिया करो, फिर लिखना। डेफिनेशन लिखा रहे हैं, आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? तो हम कहें कि एक लेटर, आई राइट अ लेटर। तो यहां लिखने का काम का फल किस पर पड़ रहा है? ए लेटर पर। कोई कहा कि आई एम कॉलिंग यू, मैं बुला रहा हूं तुम्हें। तो यहां आई एक काम कर रहा है और ये काम हो रहा है बुलाने का। तो बुलाने का काम का फल किस पर पड़ रहा है? तो ऑब्जेक्ट पर। तो काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट जिस काम को करता है और उस काम का फल जिस पर भी पड़ जाता है वही हो जाता है ऑब्जेक्ट, वही हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो कर्ता जिस काम को करता है उस काम का फल जिस पर भी पड़ता है हम लोग उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। चलो लिखो इसको, द वर्ड which does an action, the word which does an action and the action is influenced it what is called ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। चलो इसको समझ लेते हैं। द वर्ड, वह शब्द, विच डज एन एक्शन मतलब जो काम करता हो, एंड द एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड एट व्हाट, और वो काम जिस पर भी अपघटित होता हो, जिस पर भी उस काम का फल पड़ता हो, इज कॉल्ड कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि शॉर्ट में हम लोग इसी को ओसी कहते हैं। तो हिंदी में भी थोड़ा इसको लिखा देते हैं हम। चलो इसका हिंदी लिख लो, कर्ता के यानी सब्जेक्ट के कर्ता, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता हो उसे, अब बार बार ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, ओसी से समझ लेना, उसे ओसी कहते हैं, उसे ओसी कहते हैं। चलो उसे ओसी कहते हैं। ये हो गया इसका हिंदी। अब ऑब्जेक्टिव केस का जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस में देखो, सी
मेक्स अ प्लान, वह एक योजना बनाती है। सी मेक्स अ प्लान, तो यहां सी एक काम करती है, तो यहां सी काम करने वाला है, इसलिए हो गया सब्जेक्ट। हम लोग इसको एनसी कहेंगे। एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस। अब यहां मेक्स लेंगे, तो मेक्स यहां एक काम हो रहा है, तो मतलब ये यहां वर्ब है। और ये आप जान रहे हैं कि आर्टिकल है। और यहां पे जो प्लान हो गया, ये प्लान हो गया हम लोग का ओसी ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सी काम करती है। क्या काम? बनाने का काम। और बनाने का काम का फल पड़ता है किसी प्लान पर, तो ये प्लान हो गया ऑब्जेक्ट। शिखा कॉल्स यू, शिखा तुम्हें बुलाती है। शिखा बुलाने का काम करती है, ये एनसी हो गया, ये वर्ब हो गया। और यू को बुलाने का काम करता है, तो यहां यू हो गया आपका ओसी ऑब्जेक्टिव केस। तो काम का फल, कार्य का फल जिस पर भी पड़ता हो, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। द वर्क विच इन्फ्लुएंस्ड इट व्हाट इज कॉल्ड ओसी ऑब्जेक्टिव केस। द वर्क इन्फ्लुएंस्ड इट व्हाट इज कॉल्ड ओसी, कार्य का फल जिस पर अपघटित होता हो, काम का फल जिस पर भी पड़ता है, हम उसी को ओसी कहते हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ओसी फिर ऑब्जेक्टिव केस फिर 4 फॉर्म में आ जाती है। ऑब्जेक्टिव केस हैज 4 काइंड्स। ऑब्जेक्टिव केस 4 तरह का। डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पीओ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और सीओ कोग्निट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट कितना तरह का? 4 तरह का। हम लोगों को ऑब्जेक्ट को 4 प्रकार का पढ़ना है। तो ओसी हैज 4 काइंड्स, यानी ऑब्जेक्टिव केस फिर हमारा 4 तरह का हो जाता है। तो अब ओसी में ये 4 तरह का कौन कौन है? तो नंबर 1 सबसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में डीओ कहेंगे, और इसका हिंदी नाम लिख सकते हैं प्रत्यक्ष कर्म। चलो, ये हो गया प्रत्यक्ष कर्म, हिंदी नाम डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 नंबर में है आईओ, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? आईओ। और इसको कहेंगे हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म। आईओ इनडायरेक्ट। 3 नंबर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। 3 नंबर। तीसरा नंबर है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट में हम लोग पीओ कहेंगे। ध्यान रखना, हम शॉर्ट नाम ज्यादा यूज करेंगे। पीओ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अवयव सूचक कर्म, हिंदी नाम हो गया। प्रीपोजिशन का हिंदी अवयव होता है, ठीक है, अवयव, विभक्ति भी कहते हैं। 4 नंबर। और लास्ट में होता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग सेल्फ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। सेल्फ ऑब्जेक्ट भी इसका नाम होता है। तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट जानो या फिर सेल्फ ऑब्जेक्ट जानो। अब कॉग्निट ऑब्जेक्ट, सेल्फ ऑब्जेक्ट, इसका हम शॉर्ट नाम या तो सीओ रख सकते हैं, और अगर हम सेल्फ ऑब्जेक्ट कहेंगे तो हम इसको एसओ रख सकते हैं, और इसका हिंदी नाम हो जाता है कॉग्निट स्वयं सूचक कर्म। चलो, इसको लिख लो, और फिर एक एक करके हम लोग ये सारा चारों ऑब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते भी हैं। चलो, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आगे सबसे पहला कौन आया?
तो सबसे पहला आ गया डीओ। डीओ का बिल्कुल एकदम सिंपल सा चीज है, हल्का डेफिनेशन है, ध्यान रखना, पहले हिंदी में समझ लो। अब डीओ क्या है कि दुनिया का जितना भी निर्जीव का वर्ड होता है, दुनिया में जितना भी निर्जीव वर्ड है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो समझ लो उस ऑब्जेक्ट का एक ही नाम होगा, और उस ऑब्जेक्ट का ही नाम होगा डीओ, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी वर्ब के बाद, जैसे कोई भी सेंटेंस में जो एजेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट कोई ना कोई काम को करता है, तो ये जिस वर्ब को, जिस क्रिया को ये करता है, इसका फल किसी न किसी पर पड़ेगा, और जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, उसी को हम लोग ओसी कहते हैं। तो अगर इस काम का फल जिस पर भी पड़ता है, काम का फल जिस पर भी पड़ता है, अगर ये वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, निर्जीव का वर्ड अगर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको डीओ कहते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ गए आप, क्रिया के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अगर कोई निर्जीव का वर्ड हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो इस कंडीशन का जो ऑब्जेक्ट होगा नॉन लिविंग थिंग्स वर्ड, वो आपका होगा डीओ, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग डीओ का डेफिनेशन लिख रहे हैं, कहां पे हम लोग डीओ में, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा सीधी प्रत्यक्ष कर्म। अब डीओ कौन होता है, तो लिखेंगे हम लोग ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, all non-living things denoting words in a sentence as an object is called DO, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, सारी निर्जीव शब्द, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, डिनोटिंग वर्ड्स, निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करने के सभी शब्द, इन ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, इज कॉल्ड कहलाता है डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का जो वर्ड्स होता है, अगर वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होता है, तो हम उसी ऑब्जेक्ट को डीओ कहते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, सी ब्रिंग्स ए पेन, वो लाती है, मगर क्या लाती है, लाने का काम का फल किस पर पड़ रहा है, ए पेन पर। तो ए पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, और जब ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो फिर ये कैसा ऑब्जेक्ट है, यही हो गया ऑब्जेक्ट में डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस, सी गिव्स ए मैंगो, ठीक है, आम का समय इसलिए आम मैंगो ही लिख रहे हैं, सी गिव्स ए मैंगो। तो यहां देने की वो काम करती है, वह काम करती है देने की, और देने की काम किस पर हो रही है, तो एक मैंगो देने की काम हो रही है, तो काम का फल पड़ रहा है मैंगो पर, तो यहाँ मैंगो नॉन लिविंग थिंग्स, और यहाँ मैंगो हो गया आपका डीओ, तो यहाँ लिख सकते हैं डीओ, मतलब यही हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो समझ गए हम लोग डीओ। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 2 नंबर में है डीओ के बाद आईओ। ये 2 ऑब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, मतलब एक को इंग्लिश जब भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये 2 ऑब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो प्राय आते रहता है, एक डीओ और एक आईओ। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, चीजों को एक एक करके हम सारे चीजों को आपको बतला रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे ना, तो फिर एक बार कमेंट्स कर देना, जो काम की चीजें हैं, ऐसा कोई डाउट्स लगे तो। हम ये कह रहे हैं कि फजूल की कमेंट्स नहीं करनी है। चलो तो फिर हम लोग 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 नंबर में क्या लिखे, आईओ, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार इसका हम पूरा फुल फॉर्म लिख चुके हैं, अब हम शॉर्ट में यूज करेंगे, तो आईओ हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो डीओ का ठीक उल्टा है, सीधा समझ लो।
कि दुनिया में जितना भी लिविंग बींग्स है, ये सजीव से संबंधित जितना भी वर्ड्स है, कोई भी जो लिविंग बींग्स का वर्ड्स होता है, लिविंग बींग्स का जितना भी वर्ड्स है, अगर इन अ सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट इट इज वर्क, देन इट इज कॉल्ड आईओ। अगर किसी भी सेंटेंस में लिविंग बींग्स का वर्ड अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह अगर यूज होता है या काम करता है, तो जितना भी लिविंग बींग्स का वर्ड्स है, अगर वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं आईओ, मतलब इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखना नहीं है, सेंटेंस देख लो। सी कॉल्स मी, वो मुझे बुलाती है। यहां कॉल बुलाने का काम, और बुलाने का काम किसी मी को किया जा रहा है। मी का मतलब मुझे, और मुझे का मतलब ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब ये सजीव है, और सजीव का मतलब ये लिविंग बींग्स है। और जब लिविंग बींग्स कहीं यूज हो जाए सब्जेक्ट के फॉर्म में एज एन ऑब्जेक्ट, तो इस कंडीशन में यही ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो दूसरा, आपने कहा कि you have invited many guests। तो many guests में बहुत सारे अतिथियों को आपने आमंत्रित किया। तो आपने बहुत सारे अतिथियों को जो आमंत्रित किया, तो ये आमंत्रित करने का काम का फल किस पर पड़ता है? तो many guests पर, बहुत सारे अतिथियों पर। तो अतिथि कौन होगा? अतिथि आपका टेबल बेंच घर में ये सब तो होगा नहीं, वो तो कोई ना कोई सजीव होगा। तो यहाँ पे जो आपका मैनी गेस्ट्स है, यही हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ चुके हैं? हम सिर्फ डेफिनेशन लिखना है और फिर इसके बाद एग्जांपल लेना। पहले समझने का काम, फिर इसके बाद लिखने का काम, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखो कभी कभी हम लोग जानवरों को भी निमंत्रण इनवाइट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो भी तो सजीव ही है ना। तो सजीव से संबंधित जितना भी वर्ड्स होता है, वो जानवर में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है, और हम केवल उसी को लिविंग बींग्स में ले सकते हैं, बाकी और किसी चीज में भी नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ कुत्ते होते हैं पालतू, बहुत सारे सैगी जो होते हैं। सैगी मीन्स झबरा कुत्ता होता है। ठीक है, जो हमारे झबरा कुत्ता है उसको हम लोग सैगी डॉग कहते हैं। तो सैगीज कर देंगे, सैगी डॉग्स कर देंगे, तो सैगी डॉग्स हो जाएगा आपका झबरा कुत्ता। तो बहुत सारे लोग ये झबरा कुत्ता पालते हैं। हम लोग पेट एनिमल्स में कुत्ते को बहुत ज्यादा पालते हैं, अभी चलन चली हुई है, तो हमारे देश में भी लोग पाल रहे हैं। तो कभी कभी लोग ऐसे ही कुत्तों को भी पकड़ करके उसको बहुत सारी बातें करते रहते हैं, उनको भी बुलाते रहते हैं उनकी आवाज में लगाते हैं, और कुत्ते दौड़े चले आते हैं उनके पास। तो यहाँ कुत्ता तो जानवर है, लेकिन है तो यह सजीव। इसीलिए यहाँ पे आप अगर ये कहते हैं कि आई एम कॉलिंग माई सैगी, मैं अपना झबरा कुत्ता को बुला रहा हूँ, तो आपके बुलाने का काम का फल किस पर पड़ रहा है? सैगी डॉग पर पड़ रहा है। तो ये जो सैगी डॉग है, SHAGGY, सैगी डॉग, ये जो झबरा कुत्ता है, यही आपका इस जगह हो गया आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे जानवर और मनुष्य से कोई मतलब नहीं, हमने सजीव की बात की। और ग्रामर के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू द रूल टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रामर, any tree or plant can never be count in living beings। ये लिविंग बींग्स में काउंट नहीं होती है। जितना भी पेड़ और पौधा है, ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ग्रामर, इट इज दीज आर टोटली आउट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट से बाहर रखा है, लिविंग बींग से ये बाहर रखा गया है। ये जब भी आएगा तो आपका डीओ में आ जाएगा, ये आपका आईओ में नहीं आएगा। तो पेड़ पौधों के लिए हम लोग इसीलिए प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। बाकी इसके बाद इसको हम लोग और आगे भी देख लेंगे। अब देखो काम का फल, हाँ बोलो। देख रहे हैं, अरे भाई देख रहे हैं, तुम लोग का भी मैसेज आवाज सुन रहे हैं। ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो तुम लोग बोल रहे हो हम इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ जी सरदार जी, हम भूलते नहीं किसी को, याद सबको रखते हैं। हम सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, हम देख रहे हैं, और सबका नाम लेंगे तो फिर बड़ी लंबी वीडियोज बन जाएगी। आप लोग ढेर सारा है, हमें दिख रहा है कि आप लोग जितने भी हैं 20-25 तो अभी दिख रहे हैं कि सब
अपना अपना मैसेज पर लगे हुए हैं। छोड़िए टाइपिंग, छोड़ो डिस्कशन, छोड़ो, वहां यहाँ आ जाओ, काम की बात करो। झूठ मूठ का वो सब मत करो। बार बार कहते हैं कुतुब मीनार को तुम लोग धक्का मारने लगते हो। यहाँ आ जाओ, क्या वो सब बातें बनाते हो। चलो ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? ठीक, हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो क्वेश्चन ठीक है, हम आप ये कह रहे हैं कि सर मैं स्वयं में भी, हम लोग स्वयं से भी तो हम जब कोई काम करेंगे, आपका सवाल है, देखो कुछ बच्चे का सवाल है कि सर हम जब कोई काम को करते हैं तो ऑटोमेटिक हम सब्जेक्ट हो गए, लेकिन क्या हम खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या दोनों बन सकते हैं? हाँ मेरे बच्चे, हम यहां ये कह रहे हैं आपको कि कोई भी एक इंसान दोनों काम कर सकता है, सब्जेक्ट का भी वो काम कर सकता है और वो अपने आप को ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। अब आप कहिएगा कि गुरुजी कैसे? तो कैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कुछ ट्यून सुनो, म्यूजिक सुनो और फिर तुमको स्वयं में समझ में आ जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सेलिब्रेट माई सेल्फ। चलो इसको समझो, यहां हम क्या करें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं में ही, मैं स्वयं में ही यशोगान करता हूं एवं गीत गाता हूं, एवं गीत गाता हूं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड सिंग माई सेल्फ। यहां जो बंदा सिंग कर रहा है वो खुद में कर रहा है, यहां जो गा रहा है वो गाने से अपने आप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहां आई का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है और यहां सिंग का ऑब्जेक्ट भी माई सेल्फ है। मतलब ये कवि जो गाता है वो गाने का फल भी इसी कवि पर पड़ता है, इसीलिए जो सब्जेक्ट है उसी का यहां ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसी का यहाँ सब्जेक्ट है। जो यहाँ पे सिंग वर्ब है और इसमें जो सब्जेक्ट है उसी का ये ऑब्जेक्ट है और जो ये ऑब्जेक्ट है इसी का ये सब्जेक्ट है। यहाँ आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, माई सेल्फ स्वयं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह से मेरे बच्चे ये सब हो सकता है। तो जो यहां आई है वो स्वयं अपने ही बारे में कह रहा है कि आई माई सेल्फ, मैं स्वयं में ही यशोगान करता हूं एवं गीत गाता हूं। जो तुम समझते हो वो मैं भी समझता हूं, जो मैं समझता हूं वो तुम भी समझते हो, वो तुम भी समझते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने आप पर भी हो सकता है। तो सेंटेंस क्या लिए? आई सिंग माई सेल्फ। अभी आप सेल्फ ऑब्जेक्ट पर नहीं गए, हम अभी आप कॉग्निट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। वहीं पे आपका ये जो माई सेल्फ है ना, वो आई से ही जुड़ा हुआ है। तो यही सब्जेक्ट और यही सेम वर्ड अपने आप को यहां माई सेल्फ के रूप में ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो काम करने वाला और उसका फल पढ़ने वाला दोनों बंदा एक है, जो हम लोग रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग कहां थे? आई ओ में, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी नाम क्या? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म। तो चलो इसका डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं आई ओ का। all of the living beings, all of the living beings are in a sentence as an object are called IO। समझ लो इसको। ऑल ऑफ द लिविंग बींग्स, सभी सजीव, जितने भी सजीव वर्ड्स हैं, सारे सजीव के वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, एज एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, आर कॉल्ड कहलाता है IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल सी इज
कॉलिंग हर सिस्टर, बुलाने का काम किसको किया? हर सिस्टर। यहां सिस्टर क्या हो गया? लिविंग बींग्स, इसीलिए हम इसको आईओ कहेंगे। तो डीओ और आईओ समझ चुके आप लोग, ठीक है। तो जितना भी सजीव का वर्ड्स है अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा आईओ, और जितना भी निर्जीव है अगर वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डीओ और आईओ के बीच में एक नोट है, कंडीशन है, इसको जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब डीओ आईओ का हम नोट से, यानी कि 7वां नंबर क्लास हम आज कर रहे थे, और अब हम जो आपका ये नोट शुरू करेंगे ये 8वां क्लास से होगा। आज हम यहीं तक रख रहे हैं, छोटा सा वीडियो है, फिर अगले दिन हम इसी का अगला लेके फिर हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिए और बहुत बहुत ख्याल रखिए।